Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की शुरुआत की, दक्षिण भारत की। वो दौर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का असर तो बढ़ रहा था, लेकिन ज़मीन के नीचे आप कह सकती हैं एक बेचैनी भी पनप रहे थे। और हमारा फोकस है वेल्लोर विद्रोह पर, 10 जुलाई 1806 की घटना। शायद 1857 जितनी मशहूर नहीं, पर अहम। हाँ बिल्कुल, ये वो पहला संगठित विरोध था सिपाहियों का, जिसने ब्रिटिश राज को पहली बार थोड़ा हिला दिया था। और आज जो हम बात करेंगे वो आधारित है तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12 की इतिहास की किताब और जुड़े हुए स्रोतों पर। इससे हमें बारीकियां समझने में मदद मिलेगी। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझेंगे कि हुआ क्यों। मतलब वेल्लोर किले में जो भारतीय सिपाही थे, उन्होंने अचानक अपने ही अंग्रेज अफसरों पर हथियार क्यों उठा लिए? क्या ये बस वर्दी या पगड़ी का गुस्सा था, या फिर क्या ये मामला ज्यादा गहरा था, जो शायद काफी टाइम से अंदर ही अंदर सुलग रहा था? वेल्लोर की कहानी थोड़ी पेचीदा है। इसमें अनुशासन है, धर्म है, राजनीति है और अनदेखी चेतावनियां भी हैं। सब मिला जुला है। चलिए एक एक करके से खोलते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कारणों से। वो क्या वजह थी जिन्होंने वेल्लोर के सिपाहियों को इतना भड़का दिया? क्या माहौल बन रहा था? देखिए, पहले तो हमें उस वक्त के फौजी माहौल को देखना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपनी आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में ढाल रही थी। अनुशासन बहुत सख्त था, नए तौर तरीके थे। और खासकर जो मद्रास आर्मी के कमांडर इन चीफ थे, सर जॉन क्रैडॉक, उन्होंने कुछ बदलाव लाए। और ये बदलाव भारतीय सिपाहियों को, जो अपनी सामाजिक और धार्मिक पहचान को लेकर बहुत सजग थे, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छा, इन बदलावों में ऐसा क्या था जिसने सबसे ज्यादा नाराजगी पैदा की? सुना है कुछ नए नियम आए थे 1805-6 के आसपास। हाँ बिल्कुल। उन्हीं नए नियमों ने असल में चिंगारी का काम किया। सबसे ज्यादा विवाद हुआ एक नई तरह की पगड़ी पर। कुछ लोग इसे एग्न्यू की पगड़ी कहते हैं, पर किताब में इसे नई पगड़ी कहा गया है। ये दिखने में कुछ यूरोपियन टोपी जैसी थी और उस पर एक चमड़े का बिल्ला कॉकेड लगा होता था। अब ये चमड़ा किसका था, गाय का या सूअर का, ये साफ नहीं था। सिपाहियों को शक था कि ये इन्हीं जानवरों की खाल से बना है। और ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए बहुत ही आपत्तिजनक बात थी। उनके धर्म पर सीधा हमला जैसा लगा होगा उन्हें। यकीनन, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो इसे पहनना मतलब अपने धर्म को भ्रष्ट करना। ये सिर्फ कपड़े का बदलाव नहीं था, उनकी आस्था पर चोट थी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा, और क्या नियम थे? उनकी निजी धार्मिक चीजों पर भी रोक लगाई जा रही थी। हाँ, यही तो। इसी ने मामले को और बिगाड़ा। सिपाहियों को हुक्म मिला कि माथे पर कोई जाति या धर्म का निशान जैसे तिलक या विभूति नहीं लगाना है। कानों में बाली पहनना भी मना हो गया, जो कई जातियों में रिवाज था। और तो और दाढ़ी पूरी तरह शेव करनी थी और मूंछों को भी एक खास तरीके से तराश कर रखना था। अरे बाप रे, ये तो सीधे सीधे उनकी पूरी पहचान, उनकी रस्मों पर हमला था। सिपाहियों ने इसे कैसे लिया? क्या कोई विरोध नहीं हुआ? उन्होंने इसे बिल्कुल ऐसा ही लिया, एक सोचा समझा हमला अपने धर्म और रिवाजों पर। उनके मन में डर बैठ गया कि ये सब शायद उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश है। अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ने लगा, बेचैनी होने लगी। सिपाहियों में कानाफूसी शुरू हो गई। साफ संकेत थे कि कुछ ठीक नहीं है। और अंग्रेज अफसरों को क्या इस बढ़ते गुस्से का अंदाजा नहीं था, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया? देखिए, चेतावनियां तो मिली थी। सबसे अहम चेतावनी आई 17 जून 1806 को। पहली रेजिमेंट का एक सिपाही था, मुस्तफा बेग। उसने हिम्मत करके अपने ऑफिसर कर्नल फोर्ब्स को खुफिया तौर पर बताया कि यूरोपीय अफसरों और सैनिकों को खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। ओह, इतनी साफ चेतावनी। फिर कर्नल फोर्ब्स ने क्या किया? अफसोस की बात है, कर्नल फोर्ब्स ने इसे सीरियसली नहीं लिया। शायद उन्हें लगा ये सिपाही कोई अपनी निजी खुन्नस निकाल रहा है या बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। उन्होंने इसे बस एक अफवाह समझकर टाल दिया और ये अनदेखी बहुत भारी पड़ी। और इस सब में एक और किरदार था ना, टीपू सुल्तान का परिवार जो वेल्लोर किले में ही नजरबंद था। उनकी क्या भूमिका रही? हाँ, ये एक बहुत ही अहम पहलू है। 1799 में जब चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हार गए और मारे गए,
तो उनके बेटों और परिवार को अंग्रेजों ने वेल्लोर किले में ही रखा हुआ था। एक तरह से कैदी ही थे वो। तो उनकी मौजूदगी ने किले के नाराज सिपाहियों के लिए एक सेंटर पॉइंट का काम किया। तो क्या वो सिर्फ एक प्रतीक थे या फिर विद्रोह की योजना में शामिल भी थे? स्रोत तो ये बताते हैं कि वो चुपचाप बैठे नहीं थे। ऐसी खबरें हैं कि टीपू के बेटों और परिवार के लोगों ने गुप्त मीटिंग्स में हिस्सा लिया, विद्रोहियों को उकसाया। सिपाहियों को लगा कि अगर अंग्रेजों को हटा दिया तो टीपू के वारिस फिर से मैसूर के शासक बन सकते हैं। इस उम्मीद ने भी आग में घी का काम किया। खास तौर पर टीपू के दूसरे बेटे फतेह हैदर का नाम आता है इसमें। तो ये सारे कारण मिल गए, सख्त नियम, धर्म पर चोट, चेतावनियों को नजरअंदाज करना और टीपू के परिवार की मौजूदगी। माहौल एकदम विस्फोटक हो चुका था। अब आते हैं उस रात पर, 10 जुलाई 1806। हुआ क्या था उस रात? 10 जुलाई 1806 की रात तड़के सुबह करीब 2 बजे का वक्त रहा होगा। ज्यादातर यूरोपियन सो रहे थे। तभी पहली और 30वीं रेजिमेंट के भारतीय सिपाहियों ने अचानक हमला बोल दिया। पूरी प्लानिंग के साथ बैरकों और अफसरों के क्वार्टरों पर धावा बोला। ये तो बहुत अचानक और भयानक रहा होगा। कौन-कौन निशाने पर थे? कितना नुकसान हुआ अंग्रेजों का? निशाना खास तौर पर यूरोपियन अफसर और सिपाही थे। हमले में किले के कमांडर कर्नल फैनकोट वो सबसे पहले मारे गए। उनके अलावा 23वीं रेजिमेंट के कर्नल मैकेरस, मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग, लेफ्टिनेंट एली, लेफ्टिनेंट पोपम, कई यूरोपियन मारे गया। कुल मिलाकर अंदाजा है कि करीब 14 ब्रिटिश ऑफिसर और 100 से ज्यादा यूरोपियन सिपाही, मतलब लगभग 113 से 115 यूरोपियन या तो मारे गए या बुरी तरह जख्मी हुए। कुछ ही घंटों में किले पर सिपाहियों का कब्जा हो गया। किले पर कब्जे के बाद उन्होंने क्या किया? क्या बस हंगामा था या कुछ और भी कदम उठाए? नहीं, ये सिर्फ हंगामा नहीं था। सिपाहियों ने फौरन किले से यूनियन जाक उतारा और मैसूर सल्तनत का जो बाग वाला झंडा था वो फहरा दिया। ये साफ ऐलान था कि ब्रिटिश राज खत्म, मैसूर राज वापस। इसके बाद उन्होंने टीपू सुल्तान के दूसरे बेटे फतेह हैदर को अपना नया शासक घोषित किया। महल में जाकर उनसे मिले भी, अपना समर्थन जताया। किले के अंदर तो ये सब हो रहा था, पर बाहर खबर कैसे पहुंची? इतनी बड़ी बगावत की जानकारी कैसे फैली? हमले के वक्त कुछ ब्रिटिश अफसर जैसे मेजर कूटेज वो किसी तरह किले से बच निकले थे। मेजर कूटेज ने बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं किया। वो घोड़े पर सवार होकर पास की ब्रिटिश छावनी आरकोट पहुंचे। वेल्लोर से कोई 16 मील यानी करीब 25 किलोमीटर दूर। वहां उन्होंने कर्नल गिलेस्पी को सारी बात बताई। कर्नल गिलेस्पी, हाँ, इनका नाम तो आता है विद्रोह को दबाने में। उन्होंने क्या किया फिर? कर्नल गिलेस्पी ने जैसे ही खबर सुनी फौरन एक्शन लिया, बिल्कुल बिजली की तेजी से। उन्होंने आरकोट में मौजूद कैप्टन यंग की 19वीं ड्रैगून कैवलरी, ये भारी घुड़सवार सेना होती है, और कर्नल केनेडी की मद्रास कैवलरी के कुछ सिपाहियों को साथ लिया और तुरंत वेल्लोर निकल पड़े। सुबह करीब 9 बजे तक वो वेल्लोर किले के बाहर पहुंच भी गए थे। लेकिन किले के दरवाजे तो बंद होंगे, अंदर घुसना आसान तो नहीं रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल नहीं। किले का मेन गेट अंदर से बंद था, पर कर्नल गिलेस्पी ने टाइम वेस्ट नहीं किया। लेफ्टिनेंट ब्लैकिस्टन की अगुवाई में उन्होंने गैलोपर तोपों का इस्तेमाल किया। ये हल्की तोपें होती हैं जिन्हें घोड़े खींचते हैं। उनसे किले का दरवाजा उड़ाने का हुक्म दिया। दरवाजा टूटने के बाद क्या हुआ फिर? क्या सिपाहियों ने मुकाबला किया? हाँ, दरवाजा टूटते ही ब्रिटिश सैनिक अंदर घुस गए। अंदर भयानक लड़ाई हुई, मारकाट मची। विद्रोही सिपाहियों ने सामना तो किया, लेकिन वो कर्नल गिलेस्पी की फौज के सामने, जिनके पास बेहतर हथियार थे और जो ज्यादा संगठित थे, ज्यादा देर टिक नहीं पाए। ब्रिटिश कार्रवाई बहुत ही क्रूर और निर्णायक थी। कितनी क्रूर, इसका कुछ अंदाजा है? कितने विद्रोही सिपाही मारे गए या पकड़े गए? आंकड़े बहुत डरावने हैं। लड़ाई में ही करीब 350 विद्रोही सिपाही मारे गए और लगभग उतने ही घायल हुए। विद्रोह जब पूरी तरह दबा दिया गया तो किले के अंदर ही करीब 600 सिपाहियों को बंदी बना लिया गया। उन पर फौरन वहीं के वहीं कोर्ट मार्शल जैसा मुकदमा चला। सजा सुनाने में कोई देर नहीं की गई। किस तरह की सजा दी गई उन्हें? सजा बहुत वहशियाना थी। कई सिपाहियों को तो दीवार के सामने खड़ा करके गोली मार दी गई। कुछ को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। ये उस जमाने में विद्रोहियों में दहशत फैलाने का एक बहुत ही बर्बर तरीका था। बाकी बचे लोगों को या तो फांसी दे दी गई या फिर लंबी कैद की सजा मिली। सुबह जो विद्रोह शुरू हुआ था वो दोपहर होते होते पूरी तरह से और बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। विद्रोह तो दबा दिया गया इतनी बेरहमी से, पर क्या इसके साथ ही मामला रफा दफा हो गया? इस घटना के कुछ असर हुए बाद में? तात्कालिक परिणाम क्या निकले? नहीं, बात खत्म नहीं हुई। इस विद्रोह ने लंदन में बैठे कंपनी के बड़े अफसरों तक को हिला दिया था।
सबसे पहला और फौरी नतीजा तो यह निकला कि जिन नियमों पर इतना बवाल हुआ था, वो नई पगड़ी, चमड़े का बिल्ला, धार्मिक निशानों पर पाबंदी, उन्हें फौरन वापस ले लिया गया। कंपनी को समझ आ गया कि सिपाहियों के धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। और उन अफसरों का क्या हुआ जिनकी निगरानी में ये सब हुआ? गवर्नर बेंटिक और कमांडर इन चीफ क्रैडॉक। हाँ, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मद्रास के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक और सेना के कमांडर इन चीफ सर जॉन क्रैडॉक दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्हें उनके पदों से हटाकर वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। ये एक बड़ा कदम था। इससे पता चलता है कि कंपनी ने इसे कितनी गंभीरता से लिया था। और टीपू सुल्तान के परिवार का क्या हुआ, जिन्हें विद्रोहियों ने अपने नेता बनाने की कोशिश की थी? अंग्रेजों को ये समझ आ गया कि वेल्लोर में उनकी मौजूदगी आगे भी खतरा बन सकती है। इसलिए एहतियात के तौर पर टीपू के पूरे परिवार को वेल्लोर किले से हटाकर बहुत दूर कलकत्ता भेज दिया गया, ताकि वो फिर कभी किसी विद्रोह का केंद्र न बन पाएं। ये तो हुए फौरी असर, लेकिन अगर हम लंबे समय के हिसाब से देखें तो वेल्लोर विद्रोह का महत्व क्या है? इतिहास में इसे क्यों याद रखना चाहिए? वेल्लोर विद्रोह कई वजहों से अहम है। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय सिपाहियों के संगठित गुस्से का पहला बड़ा और साफ प्रदर्शन था। इसने ये दिखा दिया कि भारतीय सिपाही, जिन्हें कंपनी अपनी ताकत समझती थी, वक्त आने पर उसी ताकत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और इससे अक्सर 1857 के महान विद्रोह का पूर्वाभ्यास या ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता है। क्या ये कहना ठीक है और क्यों? हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है, क्योंकि वेल्लोर में वो सारे एलिमेंट मौजूद थे जो लगभग 50 साल बाद 1857 में और बड़े रूप में दिखे। जैसे पहला, धार्मिककरण। दोनों में सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं और रिवाजों में दखलंदाजी एक बड़ा मुद्दा थी। वेल्लोर में पगड़ी और नियम, 1857 में चर्बी वाले कारतूस। दूसरा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। दोनों में नाराज सिपाहियों ने किसी पुराने शाही परिवार को सिंबल बनाया। वेल्लोर में टीपू के बेटे, 1857 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तीसरा, चेतावनी की अनदेखी। दोनों ही बार ब्रिटिश अफसरों ने सिपाहियों के बीच पनप रहे गुस्से की शुरुआती चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। और चौथा, हिंसक प्रतिक्रिया। दोनों ही विद्रोहों को अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा क्रूरता से दबाया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वेल्लोर ने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों और उनकी नीतियों की खामियों को भी सामने ला दिया था। बिल्कुल। इसने साफ कर दिया कि फौजी अनुशासन लागू करते वक्त भारतीय समाज और धर्म की संवेदनाओं का ध्यान रखना कितना जरूरी है। यह अंग्रेज अफसरों की भारत को समझने में नाकामी और उनकी असंवेदनशीलता का एक कड़वा सबक था। हालांकि इतिहास देखें तो लगता है कि अंग्रेजों ने वेल्लोर से मिला सबक पूरी तरह सीखा नहीं, वरना शायद 1857 की नौबत ही ना आती। चलिए अब इस चैप्टर से जुड़े कुछ मुख्य सवालों को देख लेते हैं, जैसा कि तमिलनाडु बोर्ड की किताब में है, ताकि ये बातें और पक्की हो जाएं। पहला सवाल, वेल्लोर विद्रोह किस साल हुआ? वेल्लोर विद्रोह हुआ था 10 जुलाई 1806 को। विद्रोह के समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? उस समय मद्रास के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस सिपाही ने कर्नल फोर्ब्स को विद्रोह की साजिश की खबर पहले दी थी? ये खबर दी थी सिपाही मुस्तफा बेग ने, पर उसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। उस नई विवाद वाली पगड़ी को कैसे बताया गया है जिसने सिपाहियों को नाराज किया था? किताब उसे नई पगड़ी कहती है। दिखने में यूरोपियन टोपी जैसी, और इस पे चमड़े का बिल्ला लगा था जो आपत्तिजनक था। सिपाहियों ने इसे अपने धर्म पर हमला माना। विद्रोह के दौरान टीपू सुल्तान के परिवार की क्या भूमिका थी? टीपू सुल्तान का परिवार जो वेल्लोर किले में था, वो विद्रोहियों के लिए एक रैलिंग पॉइंट, एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उनके बेटे फतेह हैदर को तो विद्रोहियों ने अपना नया शासक भी घोषित कर दिया था। और आखिर में क्या ये विद्रोह कामयाब हुआ? नहीं, ये विद्रोह कामयाब नहीं हुआ। कर्नल गिलेस्पी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने इसे बहुत क्रूरता से और बहुत तेजी से कुछ ही घंटों में दबा दिया था। बहुत अच्छे। अब कुछ ऐसे खास पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो प्रीलिम्स परीक्षाओं या फैक्ट्स याद रखने के लिए जरूरी हो सकते हैं। जरूर। प्रीलिम्स पॉइंटर्स के तौर पे ये नाम और फैक्ट्स याद रखे जा सकते हैं। घटना, वेल्लोर विद्रोह, वेल्लोर म्यूटिनी। तारीख 10 जुलाई 1806। जगह, वेल्लोर किला, तमिलनाडु। मुख्य कारण, नई पगड़ी, एग्न्यू पगड़ी, चमड़े का बिल्ला, दाढ़ी मूछ के नियम, माथे पर निशान और बाली पर रोक यानी धार्मिक दखलंदाजी। कमांडर इन चीफ जिम्मेदार सर जॉन क्रैडॉक। गवर्नर जिम्मेदार लॉर्ड विलियम बेंटिक। चेतावनी देने वाला सिपाही मुस्तफा बेग, टीपू के बेटे। फतेह हैदर, जिन्हें शासक घोषित किया गया। विद्रोह दबाने वाला कर्नल गिलेस्पी, आरकोट से आए थे। प्रतीक, मैसूर सल्तनत का बाग वाला झंडा। और अगर हम इसे विश्लेषण के नजरिए से देखें,
मतलब मेंस परीक्षा या गहरी समझ के लिए, तो क्या खास बातें निकलती हैं? हाँ, मेंस इनसाइट्स के हिसाब से कुछ बातें उभरती हैं। सामाजिक धार्मिक कारण। ये विद्रोह दिखाता है कि ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध में सामाजिक धार्मिक कारण कितने अहम थे। यही चीज 1857 में भी दिखी। 1857 का पूर्वाभ्यास, इसे अक्सर 1857 के विद्रोह की ड्रेस रिहर्सल कहते हैं, क्योंकि विद्रोह के कई पैटर्न, कारण, नेतृत्व का प्रतीक, दमन का तरीका यहाँ पहले ही दिख गए थे। ब्रिटिश नीति की नाकामी। ये घटना ब्रिटिश नीतियों की असंवेदनशीलता का एक साफ उदाहरण है। दिखाता है कि भारतीय समाज और रिवाजों को समझे बिना नीतियां बनाना कितना खतरनाक हो सकता है। इसने ब्रिटिश राज की कमजोरी को भी उजागर किया। तो ये साफ है कि वेल्लोर विद्रोह कोई मामूली छोटी-मोटी स्थानीय घटना या सिपाहियों का हंगामा भर नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसे अक्सर 1857 के महासंग्राम की प्रस्तावना कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने लायक है, क्या वेल्लोर विद्रोह सिर्फ 1857 का एक पूर्वाभ्यास ही था, या फिर इसका अपना एक अलग महत्व, अपनी एक विरासत भी है जिसे हम अक्सर उस बड़ी घटना की छाया में देख नहीं पाते? ये सोचने वाली बात है। शायद इतिहास सिर्फ बड़ी आग का ही रिकॉर्ड नहीं रखता, बल्कि उन पहली चिंगारियों का भी रखता है जो बताती हैं कि हवा किस तरफ बहने वाली थी। ये छोटी चिंगारियां ही अक्सर आने वाले बड़े तूफानों का पता देती हैं। बहुत सही कहा। श्रोतों के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत आप सबके लिए फायदेमंद रही होगी। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.